Very good morning, students. Today we'll be dealing with the liabilities of the mortgagor. So, in our earlier class, what we dealt with? We dealt with the rights of the mortgagor, and today we'll be dealing with the liabilities of the mortgagor. Now, let's begin with the things. These are basically five liabilities of the mortgagor. These five liabilities arise from the covenant for title. The next is covenant for defense of title. The third one is covenant for payment of public charges. The fourth one is the covenant for payment of rents and the covenant for discharge of a prior mortgage. These are basically the five liabilities of the mortgagor which has been provided under section 65 of the Transfer of Property Act. Now let us see, student, one by one in detail these liabilities. When we talk about the covenant of a title, then in that case, the related liability of this has been provided under section 65, clause A. Now let us see what has been provided under this particular clause. When the mortgagor enters into a contract of mortgage, जब mortgagor जो है वो mortgage के contract में enter होता है, then in that case mortgagor और mortgagee के बीच में जो mortgage का transaction enter किया गया है, उससे ये following चीज जो नीचे बताई गई है ये implement होती है, या हम बोलते हैं कि ये impliedly है, exist करती है, ऐसा माना जाता है. Now let us see what is implied. The interest which the mortgagor professes to transfer to the mortgagee subsist that and that the mortgagor is having a power to transfer the same. कहने का मतलब है mortgage transaction के अंतर्गत mortgagor basically जो interest in the property transfer करने जा रहा है mortgagee को, वो इंटरेस्ट मे बी एनी ऑफ द फॉर्म मॉर्गेजर के पास में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, तभी तो जाके वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर करने जा रहा है वो इंटरेस्ट किसके फेवर में, मॉर्गेजी के फेवर में, और उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने का पावर भी मॉर्गेजर के पास है. इन अदर वर्ड देर इज एन इम्प्लाइड वारंटी ऑफ द टाइटल. कहने का मतलब है एक तरीके से ये इम्प्लाइड वारंटी है टाइटल की, जो मॉर्गेजी को ऐसा लगता है, सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपके पास में कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए आई, तो आपको बेसिकली ये इम्प्लाइडली रहेगा ना कि जब अनीता मैडम कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए आई, इट मीन्स व्हाट, ये प्रॉपर्टी अनीता मैडम के नाम पे ही होगी. सो देर इज अ कवनेंट फॉर टाइटल. अगर मैं प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने जा रही हूँ तो मुझे सिर्फ वही प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना चाहिए जिसको ट्रांसफर करने का पावर बाय वे ऑफ मॉर्गेज मेरे पास में अवेलेबल है. कहने का मतलब है जो प्रॉपर्टी को मैं गिरवी रखने की अधिकारी हूँ, सिर्फ वही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ही मुझे क्या करना चाहिए, गिरवी रखना चाहिए, बिकॉज ये इम्प्लाइडली वारंटेड माना जाता है, या इम्प्लाइडली वारंटी है ये काइंड की कि मॉर्गेजर सिर्फ वही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है विच द मॉर्गेजर इज हैविंग अ right to transfer to the mortgagee, and therefore this basically deals with the covenant for title section 65 clause A. I hope you got this. Next is, let us see situations देख लेते हैं हम इसमें एक दो. What if the title of the mortgagor turns out to be defective? अगर मान लीजिए मॉर्गेज करने के बाद में प्रॉपर्टी, जब मॉर्गेजी मॉर्गेजर से पैसे मांगता है तो उसको पता चलता है कि अरे मॉर्गेजर ने जो प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखी है वो तो उसको एक्चुअली मेरे पास मॉर्गेज करने के लिए टाइटल ही नहीं था. एक तरीके से देखा जाए तो ही वाज नॉट द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, नॉर ही वाज हैविंग एनी काइंड ऑफ अ पावर टू ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. अब कैसे, तो क्या होगा, मॉर्गेजी का बेसिकली क्या बोलेंगे कि राइट, अब वो अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकता है क्या? डू यू थिंक पैसा रिकवर करने का राइट है उसको? रेमेडीज जो भी मॉर्गेजी को अवेलेबल है वो ऐसी है कि मॉर्गेजी डेफिनेटली स्यू कर सकता है मॉर्गेजर के ऊपर फॉर रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल मनी, एंड ऑल्सो मॉर्गेजी जो है वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है इवन बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड. यहाँ पे स्टिपुलेटेड पीरियड क्या है, तो बेसिकली मॉर्गेज अगर हमने क्रिएट किया है और उसमें जो ड्यूरेशन है बेसिकली मॉर्गेज क्रिएट करने की, या फिर जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रहने की जो ड्यूरेशन है, या पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी अलोंग विद इंटरेस्ट करने का जो ड्यूरेशन है, वो हम बोलेंगे दैट इज अ स्टिपुलेटेड पीरियड. स्टिपुलेटेड पीरियड मींस व्हाट, दैट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज कि इतने टाइम के अंदर जो है वो बाकी का पेमेंट करके या प्रिंसिपल मनी पे करके या फिर इंटरेस्ट पे करके अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम बैक कर लेगा.
तो ये जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है या इतने समय के लिए मॉर्गेजी बोलता है कि मैं इतने समय के लिए गिरवी रख सकता हूँ एंड इफ दैट इज एग्रीड टू द मॉर्गेजर, तो ये क्या है, स्टिपुलेटेड एग्रीड पीरियड है बिटवीन द पार्टीज, बताया हुआ पीरियड है टू द अपोजिट पार्टी। उतने पीरियड के पहले भी अगर मान लीजिए मॉर्गेजी ये डिस्कवर करता है कि मॉर्गेजर का टाइटल जो है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर वो कैसा है, डिफेक्टिव है, देन इन दैट केस मॉर्गेजी क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, और वो डैमेजेस क्लेम करने के लिए मॉर्गेजर के ऊपर केस भी फाइल कर सकता है। नाउ लेट अस सी अनदर सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि इफ द मॉर्गेजर हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच ही हैज मॉर्गेज, यानी कि उसने क्या किया है, जो प्रॉपर्टी उसने अभी मॉर्गेज की है, फिलहाल उस जिस वक्त उसने मॉर्गेज किया उस वक्त मॉर्गेजर के पास में उस प्रॉपर्टी को लेके कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बट आफ्टरवर्ड ही अक्वायर्स द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, लेकिन बाद में उसने क्या किया है, इंटरेस्ट अक्वायर कर लिया है प्रॉपर्टी में, बट जिस वक्त मॉर्गेज क्रिएट किया था तब उसके पास में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके क्या नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, देन इन दैट केस व्हाट वुड बी द रेमेडीज अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या रेमेडीज अवेलेबल है, तो मॉर्गेजी जो है वो भले ही जब मॉर्गेज क्रिएट किया तब मॉर्गेजर के पास में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मॉर्गेजी फिर भी क्या रहेगा, एंटाइटल रहेगा टू सब्सिक्वेंटली अक्वायर इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी। कहने का मतलब है मॉर्गेजी जो है वो बाद में भी, बाद लेटर ऑन भी, इवन आफ्टर डिस्कवरिंग दैट मॉर्गेजर डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, बाद में भी वो क्या करेगा, सब्सिक्वेंटली एंटाइटल रहेगा अक्वायर्ड करने के लिए इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी। तो ये हो गया अगर हम देखें कि कवर्नेंट फॉर द टाइटल के रिलेशन में। अब कवर्नेंट फॉर डिफेंस ऑफ टाइटल, नाउ व्हाट इज दिस कवर्नेंट फॉर डिफेंस ऑफ टाइटल। अब जिस तरीके से मॉर्गेजर जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, और जरूरी नहीं है कि वो पोजीशन भी हैंड ओवर करे, कुछ कुछ मॉर्गेजेस ऐसे होते हैं जिसमें हम पोजीशन हैंड ओवर करते हैं, कुछ मॉर्गेज ऐसे होते हैं जिसमें हम पोजीशन हैंड ओवर नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे वक्त में मॉर्गेजर इज अंडर एन इम्प्लाइड कवेनेंट टू डिफेंड द टाइटल इफ ही इज इन अ पोजीशन, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेजी के पास सिक्योरिटी के तौर पे रखी गई है ना। तो प्रॉपर्टी की देखरेख करना उतना जरूरी है, क्योंकि अगर मानो प्रॉपर्टी जो है वो डिमोलिश हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द मॉर्गेजर, तो देखा जाए तो मॉर्गेजी के पास में ये प्रॉपर्टी को जो सिक्योरिटी के फॉर्म में हमने रखा है, वो सिक्योरिटी भी तो इनसफिशिएंट हो गई सो फार एज रिकवरी ऑफ दैट प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज कंसर्न, है ना। तो जो प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी के तौर पे हमने रखी है वो भी कैसी रहनी चाहिए, हमेशा मेंटेन्ड रहनी चाहिए। मे बी सपोज इफ इट इज इन पोजीशन ऑफ द मॉर्गेजर, तो मॉर्गेजर के द्वारा मेंटेन रहनी चाहिए। इफ इट इज एक्चुअली इन द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेजी, देन इन दैट केस मॉर्गेजी के द्वारा वो कैसी रहनी चाहिए, मेंटेन्ड होनी चाहिए, सो दैट उसकी जो वैल्यू है वो कम ना हो, क्योंकि वैल्यू कम हुई तो कहने का मतलब है उसकी सिक्योरिटी के रूप में जो हमने प्रॉपर्टी रखा है वो सिक्योरिटी भी कैसी हो जाएगी, लेस वैल्यू की हो जाएगी। फिर ऐसे वक्त में अगर कल मानो मॉर्गेजर ने पैसे पे नहीं किए तो हम वो प्रॉपर्टी को सोल आउट करके भी अपना पूरा अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो मॉर्गेजर इज अंडर एन इम्प्लाइड कवेनेंट कि उसने क्या करना है, डिफेंड करना है टाइटल को इफ ही हिमसेल्फ इज इन पोजीशन, और या फिर उसने मॉर्गेजी को मदद करना है डिफेंड करने के लिए टाइटल इफ द मॉर्गेजी इज इन पोजीशन। तो दोनों भी सूरतों में देखा जाए तो मॉर्गेजर जो है ये उसकी लायबिलिटी होती है कि उसने क्या करना है, अपने टाइटल को डिफेंड करना है, अपने टाइटल को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट इज कवर्नेंट फॉर द पेमेंट ऑफ द पब्लिक चार्जेस। अगर पब्लिक चार्जेस पे करने वाली बात है, तो जब भी हम बात करते हैं प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर की जाती है तो फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस की जानी चाहिए। अब फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस जो है नॉर्मली हम सिचुएशन तब अप्लाई करते हैं जब प्रॉपर्टी को हम सेल आउट करते हैं, ठीक है, सेलर से बायर को जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तब फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस करके देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉर्गेज की, देन इन दैट केस मॉर्गेजर जो है उसको पे करने चाहिए सारे गवर्नमेंट रेवेन्यूज या फिर अदर पब्लिक चार्जेस एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर उसने मान लीजिए प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने पास ही रखा है और सिर्फ प्रॉपर्टी जो है उसको मॉर्गेज किया है सिक्योरिटी के रूप में मॉर्गेजी को, बट प्रॉपर्टी का पोजीशन किसके पास में है, मॉर्गेजर के ही पास में है। तो टिल द टाइम द मॉर्गेजर इज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि मॉर्गेजर जो है वो पे करेगा सारे गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड अदर पब्लिक चार्जेस। फिर अगर मान लीजिए मॉर्गेजर की इस दौरान ही डेथ हो जाती है, ड्यूरिंग दिस कंटिन्यूएंस ऑफ द मॉर्गेज, इफ द मॉर्गेजर डाइज, तो सेम लायबिलिटी उसके लीगल हेयर्स के ऊपर भी रहेगी जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या करने वाले हैं, आगे सक्सीड करने वाले हैं। नाउ लेट अस सी वन सिचुएशन, एक सिचुएशन देख लेते हैं।
अगर मान लो मॉर्गेजर फेल हो गया पे करने के लिए एंड अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड कर दी गई गवर्नमेंट रेवेन्यूज को रिकवर करने के लिए। अब क्योंकि मॉर्गेजर फेल हो गया था पे करने के लिए, इसीलिए हमने ऑक्शन का कैरी ऑन किया एंड अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, वो प्रॉपर्टी को बेच दिया एरियर्स ऑफ रेवेन्यू रिकवर करने के लिए। एंड लेटर ऑन मॉर्गेजर ने उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को परचेस कर लिया, देन इन दैट केस ऐसा माना जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज के अंतर्गत ही है। प्रॉपर्टी पे अभी भी क्या चल रहा है, मॉर्गेज ही चल रहा है, ऐसा कंसिडर किया जाएगा। Now next is covenant for the permanent for the payment of the rents. Now what is this covenant for the payment of the rents? Section 65 clause D जो है that deals with the covenant for the payment of the rents. Where the mortgage property is leasehold. अगर mortgage property जो है वो हमने किराए पे दे दी है, तो mortgager covenants that he has paid the rent and performed the conditions of the lease for a period prior to the mortgage. कहने का मतलब है अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो लीज होल्ड है, यानी कि जो प्रॉपर्टी हमने मॉर्गेज में रखी है वो प्रॉपर्टी में हम ही कौन है, सपोज किराएदार हैं, तो जो भी मॉर्गेजर है उसने ये कवेनेंट एग्रीमेंट होना चाहिए उसका, उसने एक क्लॉज लिखना चाहिए उसमें कि भाई उसने ऑलरेडी देखा जाए तो जो भी रेंट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर वो पे किया हुआ है, उसने सारी कंडीशंस जो है लीज की प्रायर टू द मॉर्गेज, वो सारी कंडीशंस भी कंप्लायंस की हुई है और रेंट भी मॉर्गेज क्रिएट करने से पहले पे कर दिया है। मॉर्गेजर जो है covenant for the future that as long as the mortgagee is not in possession he will pay the rent and perform the conditions of the lease। अगर मान लीजिए मॉर्गेजर जो है वो covenant करता है फ्यूचर के लिए कि जब तक मॉर्गेजी पोजीशन में नहीं है, जब तक मॉर्गेजी पोजीशन में नहीं है, मतलब कौन पोजीशन में है, मॉर्गेजर पोजीशन में है, देन इन दैट केस वो पे करेगा रेंट एंड परफॉर्म करेगा कंडीशंस ऑफ द लीज to which period, to the period in which he is in possession of that particular property. Now next is covenant for discharge of a prior mortgage. covenant for discharge of prior mortgage का मतलब क्या होता है, सेक्शन 65E जो है वो बेसिकली डील करता है covenant for discharge of prior mortgage। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑलरेडी एक मॉर्गेज पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कवेनेंट होता है कि मॉर्गेजर ने मान लीजिए पहले कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, पहले ये प्रॉपर्टी पहले भी मॉर्गेज की है और बाद में भी मॉर्गेज कर रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि जब मॉर्गेजर सेम प्रॉपर्टी को दो बार मॉर्गेज कर रहा है तो उसने क्या करना है, पहले जो उसने मॉर्गेज क्रिएट किया था उसे पेमेंट कर देना है, प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट उसका पेमेंट कर देना है, यानी मॉर्गेज डेट सेटिस्फाई कर देना है, उसके बाद में ही इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का सेकंड मॉर्गेज अगर जरूरत पड़े तो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज एन इम्प्लाइड कवेनेंट कि मॉर्गेजर जो है उसने डिस्चार्ज कर देना है प्रायर मॉर्गेजेस जो भी कोई उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे होंगे, वेयर द मॉर्गेज इज अ सेकंड। लेकिन यदि मान लीजिए मॉर्गेज जो है वो सेकंड है और सब्सिक्वेंट एनकम्बरेंस ऑन द प्रॉपर्टी या फिर सब्सिक्वेंट एनकम्बरेंसेस के फॉर्म में है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मॉर्गेजर इज डीम्ड टू हैव कॉन्ट्रैक्ट दैट मॉर्गेजर विल पे द इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम अकरिंग ड्यू ऑन ईच प्रायर एनकम्बरेंस। अब ऐसे वक्त में मॉर्गेजर जो है ऐसा माना जाएगा कि ही हैव अ कॉन्ट्रैक्ट कि वो पे करेगा इंटरेस्ट टाइम टू टाइम जो भी उस पर्टिकुलर प्रायर एनकम्बरेंसेस के ऊपर क्रिएट होगा, एंड when it becomes due और जब कभी भी वो ड्यू हो जाएगा and will at the proper time discharge the principal money, और वो क्या करेगा, प्रॉपर टाइम पे डिस्चार्ज भी करेगा प्रिंसिपल मनी जो भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर प्रायर मॉर्गेज के तहत ड्यू अराइज हुआ है। तो इस तरीके से सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कवेनेंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ प्रायर मॉर्गेज है उसके अंतर्गत यदि मान लीजिए मॉर्गेजर प्रॉपर्टी के ऊपर सेम प्रॉपर्टी को दो बार मॉर्गेज करना चाहता है तो उसने पहले जो मॉर्गेज क्रिएट किया है उसका उसने प्रिंसिपल सम इंटरेस्ट या अदर एनकम्बरेंसेस जो भी हैं वो पहले सेटिस्फाई करने चाहिए, उसके बाद में ही सेकंड मॉर्गेज क्रिएट करना चाहिए। या फिर मान लीजिए अगर एक साथ है देन इन दैट केस टाइम टू टाइम प्रायर एनकम्बरेंसेस जो है वो क्या किया जाना चाहिए, अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल मनी सेटिस्फाई किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज दिस इज व्हाट वी हैव डेल्ट टुडे, we have dealt the liabilities of the mortgagor. Student, I hope you have understood the concept. Thank you for attending this session. Thank you.